अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की है। बानी पीटीआई को भी सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। यह हर कैदी का हक होता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है कि मुलाकातों का फैसला अदालती हुक्म के मुताबिक होगा। तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद बानी पीटीआई के पास अब हमदर्दी का कार्ड रह गया है। कहते नहीं सुन, इनके इलाज मुआवजे के हवाले से हमने कोई ऐसी बात की हो कि जी जिससे ये तासुर कायम हुआ हो कि हम इनकी सेहत को लेके कोई तंज कर रहे हैं या उस पर कोई ऐसी जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो ये हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएं आइन कानून के मुताबिक, और वो इनको भी फराहम की जाती रही हैं, की जाती रहेंगी। इस्तीफों के बाद असेंबलियां तोड़ने, 26 नवंबर 9 मई सब कुछ करने के बाद एक ही हथियार रह गया, हमदर्दी कार्ड। मेरे बच्चों को नहीं मिलने देते और मेरी बीमारी, बाकी हर एक का हक है। अदालत ने अगर फेवर दी है तो अच्छा किया ताकि इनकी तसल्ली हो सके, इनको बहाना ना मिले। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त बाकायदा अब दायर कर दी गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालत ने मुतल्लिका फ़रीक को नोटिस दिए बगैर हुक्म जारी कर दिया है। आपको बता दें, कहा गया कि अदालत ने कैदियों से मुतालिक 1978 के कवायद ज़वाबित को नज़रअंदाज किया। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि सज़ा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत देने से दीगर कैदियों के लिए भी ऐसी दरख्वास्तों की राह खुलेगी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ देना अदालती उसूलों और आर्टिकल 10A और 25 के मुनाफी है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर मुख्तलिफ कानूनी एतराज़ात उठाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने मुतल्लिका फ़रीक को नोटिस जारी किए बगैर हुक्म दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और मुतल्लिका महकमे को फ़रीक नहीं बनाया गया। कैदियों से मुतालिक 1978 के कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। कानून की रूह से हटकर हुक्म देना कानूनी खामी है। आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल की ज़मानत देता है। तहम फ़रीक़ैन के नोटिस जारी किए बगैर हुक्म जारी किया गया। दरख्वास्त गुसार के मुताबिक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के नुक्ते को मौखर किया गया। एक तरफा तौर पर अबूरी हुक्म जारी किया गया। अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। फैसला सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा असूलों के मुनाफी है। दरख्वास्त गुसार के मुताबिक फैसले से दीगर कैदियों के लिए भी इसी नौयत के मुतालबात का रास्ता खुल सकता है। पूरा फौजदारी इंसाफ का निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। नजरसानी दरख्वास्त में अदालती हुक्म को असूल फितरत और इंसाफ के मुनाफी करार देते हुए फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई। हुकूमत की जानिब से रिव्यू पटिशन तो अब दायर कर दी गई है। कुछ बड़े अहम सवालात, अहम नुकात इसमें उठाए गए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करें आर्टिकल 10A के हवाले से, आर्टिकल 25 के हवाले से, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि कोई भी फैसला जारी करने से पहले नोटिस जारी किए जाते हैं फ़रीक़ैन को, वो जारी नहीं किए गए हैं और वो जारी किए बगैर ही फैसला सुना दिया गया। और गुज़िश्ता रोज़ एक एतराज़ ये भी सामने आया था कि जो समाअत थी वो इस हवाले से थी कि अहल खाना से मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी और हफ्ते में कितने रोज़ करवानी है, लेकिन बग़ैर किसी देर लगाए इस तरह का फैसला सामने आ गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हारिस अजमत हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया हारिस साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले कहिएगा, ये जो रिव्यू पटिशन दायर की गई है इसमें बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं। आर्टिकल 10A का हवाला दिया गया, आर्टिकल 25 की बात की गई है और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि नोटिस जारी किए बगैर जो फैसला जारी हुआ है इस पर कदगन लगाई गई है। तो बताइएगा कि अब क्या ऑप्शंस हैं, क्या इस हवाले से आप समझते हैं कि ये रिवर्स बैक हो सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। हर पार्टी के ऊपर ये तो लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करे एज इज, लेकिन हर एग्रीव्ड पार्टी के पास एक ऑप्शन होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिव्यू हो जाए तो वो फैसला वापस हो जाता है। ये कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों साइड कानून को फॉलो कर रही हैं और यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक पार्टी के हक में फैसला आ जाए तो वो कहे जी बहुत अच्छा फैसला है, जब हक में फैसला ना आए तो कहे जी मैं अदालतों को ही नहीं मानता।
सो ये मामलात होंगे तो जो सिविल सिस्टम ऑफ हमारी लीगल निज़ाम है वो सारा क्रम्बल हो जाएगा। सही। अब जो बात ये है कि अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट अदालत का ऑर्डर देखें तो मुझे भी लगता है एज ए लीगल एक्सपर्ट कि उसके अंदर कुछ इबाम हैं। जिस लेवल जिस तरह इस तरह का ऑर्डर एक किस्म का इन द नेचर ऑफ अ फाइनल रिलीफ है, ये इंटरिम स्टेज पे नॉर्मली नहीं दिया जाता और इसके अंदर नॉर्मली पार्टीज को पहले नोटिस किया जाता है, रिप्लाई ली जाती है, सुना जाता है और उसके बाद ये ऑर्डर पास किया जाता है। और गवर्नमेंट जेन्युइनली फील कर रही है कि दे आर एग्रीव्ड ऑफ दिस ऑर्डर। एक और इस ऑर्डर के अंदर इशू है कि एक प्रेसिडेंट होता है, जब अदालत एक फैसला कर देती है वो फिर हर तरह के बंदे पे। सवाल ये है कि क्या एक बंदा, क्या थ्रेशोल्ड होगा जिसकी बेसिस पे एक बंदा सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के अंदर जा सकता है और कह सकता है कि जी मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का एक मुफस्सल फैसला आना पड़ेगा जो फिर फॉर ऑल टाइम्स टू कम अप्लाई होगा। तो ये एक फैक्टर है जो अदालत ने प्रिजन रूल्स को उस तरह इस अपने इंटरिम ऑर्डर में इंटरप्रेट ही नहीं किया। तो जो जब रिव्यू आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ द लॉ, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो भी फिर अदालत का फैसला होगा या जो है वो एज सारी पार्टीज को मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ एन अपील एंड रिव्यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून, और वो बता रहे थे कि कुछ अभाम तो इसमें हैं, लेकिन एट दी अदर हैंड उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसला यकीनी तौर पे अब जारी कर दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाफिज़ एहसान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब वक्त निकालने के लिए। ये तीन चीज़ें हैं, जो तीन अहम नुकात हैं इस हवाले से। जो रिव्यू पटिशन है, आर्टिकल 10A का हवाला, आर्टिकल 25, और ये जो नोटिस जारी के बगैर एक फ़ैसला जारी किया गया है फ़रीक़ैन को, उस हवाले से बताएगा कि अब इसमें मज़ीद क्या हो सकता है, क्या इसमें ऑप्शंस बाकी हैं। फिर एहसान साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, अब क्लियर है आपको मेरी आवाज़? जी अब क्लियर है। जी सर, मुझे ये बताएगा, ये जो रिव्यू पटिशन दायर की गई है हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर, सो आर्टिकल 10A का हवाला दिया गया है, आर्टिकल 25, और ये जो नोटिस जारी किए बगैर फैसला जारी किया गया है, इस पर कुछ खदशात और कंसर्न्स का इजहार किया गया है। अब बताएगा कि इसके बाद फिर क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके अंदर जिन सर्टन आर्टिकल्स को रेफर किया गया, जिसके अंदर आर्टिकल 4 या आर्टिकल 9 की बुनियाद के ऊपर एक फैसला किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इसको 4 मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहिए। एक इसका एंगल डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट जो है होनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, और जो आपका पेशेंट है, प्रिजनर जो है, उसकी बेस्ट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये इख्तियार था या उसकी जुरिस्डिक्शन थी कि वो इस तरह का ऑर्डर जो है आर्टिकल 4 या आर्टिकल 9 के बुनियाद या आर्टिकल 14 के अंदर जाके करे। तो उसके अंदर मैं समझ ये हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा वाज़ेह इस मामले के अंदर है, चूँकि 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आ चुकी है और उसके अंदर जितने भी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के पार्स हैं वो सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चली गई है, चाहे वो आर्टिकल 184(3) की थी या उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की है, वो अब चली गई है आर्टिकल 175(e)(f)(g) जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। तो जब ये पटिशन पहली दफ़ा फाइल हुई थी तो उस वक्त भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था और रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसकी बुनियाद के ऊपर हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है और ये मैटर कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जब अदालत के अंदर ये मामला आया और उन्होंने ओवर रूल किया तो पहले अदालत को ये चाहिए था कि डिटर्मिन करती कि क्या मुझे आइन और कानून के नीचे जुरिस्डिक्शन है, चूँकि आर्टिकल 175(2) कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी अदालत, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, FCC हो, वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती जितनी देर तक आइन और कानून जो है उसको इख्तियार नहीं देता। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया 185 के नीचे जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का है और वो इख्तियार उन्हें नहीं है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि बगैर नोटिस दिए जो है फेडरेशन को बगैर सुने हुए फैसला दिया है। नंबर 3 ये है कि विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन उसका फैसला दिया है। और चौथा ये है कि जितने भी इस तरह के मैटर्स आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, पहले अदालत बोर्ड बनाती है और बोर्ड के रिकमेंडेशंस के बाद अदालत फैसला करती है कि क्या इसका इलाज जो है वो जेल के अंदर है या जेल से। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले को लेकर कुछ अभाम है। हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل تیسرے روز بھی طوفانی بارش، متعدد علاقوں میں صورتحال ابتر ہے، پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ گجرات، نارووال اور جہلم سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی برسات ہوئی ہے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، راولپنڈی بات کر رہے تو 3 دنوں سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور کل جو رات تقریباً 11:30 بجے بارش شروع ہوئی، جو تقریباً آج صبح 10 بجے تک جاری رہی، اور اب تک جو ریکارڈ کی جا چکی ہے تقریباً 142 ملی میٹر بارش راولپنڈی شہر میں اب تک ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ یہ بارش کے بہت سے ایسے نشیبی علاقے جہاں پر بارش کا پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو گیا، جن کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ پانی نکالا ہے، اور ان علاقوں میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا پیر ودائی کا جو فوجی کالونی کا علاقہ ہے، جہاں مسلسل 3 دن سے بارش کا پانی یہاں سیوریج نالوں سے باہر نکلنے کے بعد گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ میں اس وقت فوجی کالونی میں موجود ہوں، جو علاقہ مکین ہے وہ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ آخر کہ یہ بارش جب ہوتی ہے کیا ان کو انتظامیہ کی جانب سے کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ 5 فٹ 5.5 فٹ تک جو ہے نا پانی آتا ہے، اور آج 3 دنوں کے مسلسل جو ہے نا یہاں پہ پانی آ رہا ہے۔ رات کو 2 بجے سے 3 بجے سے لوگ جو ہے نا گھرے میں سوئے ہوتے ہیں، پانی جو ہے نا گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔ اس حوالے سے آگاہ کریں، بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج ڈو اینڈ ڈائی میچ میں ٹکرائیں گی۔ ایمسٹلوون میں روایتی حریفوں کے درمیان ٹاکرا پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہوگا۔ اگلے مرحلے تک رسائی کے لیے قومی ٹیم کو لازمی فتح درکار ہے۔ ایونٹ میں پاکستان کو انگلینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی، جبکہ ویلز میں مقابلہ برابر رہا۔ پاکستانی ٹیم گزشتہ 9 برس میں بھارت کے خلاف 17 میچز میں سے ایک بھی نہ جیت سکی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔